अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट आवर पार्ट 3, इस फर्स्ट आवर का लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो लेक्चर के टॉपिक्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। हम जानेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। इसके अलावा बात होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की और बात होगी अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो आइए बात शुरू करते हैं वेरिएबल्स से। फ्रेंड्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात अगर की जाए तो सबसे पहले वेरिएबल्स को जान लीजिए कि वेरिएबल्स जो है जैसे कि वर्ड वेरी से निकला है। वेरिएबल्स आर क्वांटिटीज whose values are not known, whose values may change during the processing, during the execution of the program। आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन रनिंग के दौरान उसकी वैल्यू तब्दील हो जाए, या जैसे मैंने कहा जिसकी वैल्यू पहले से नोन ना हो। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं 20 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, उन 20 स्टूडेंट के मार्क्स, किसी के कोई मार्क्स हो सकते हैं, किसी को कोई मार्क्स हो सकते हैं, पहले से नोन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू पहले से नोन ना हो, मालूम ना हो, फिक्स ना हो, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बरखिलाफ जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमें पहले से नोन होती है, फिक्स होती है, मालूम होती है, उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। उसका जिक्र बाद में आएगा इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स की अगर हम बात मज़ीद करें तो ये आपको कुछ बकेट्स मैंने बना के इधर दिखाई हैं। इन बकेट्स में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी डेटा आप कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो मेमोरी में किसी ना किसी लोकेशन में जाके सेव हो जाता है, और मेमोरी लोकेशंस को आप मुख्तलिफ पॉकेट्स समझ लें, बॉक्सेस समझ लें, लिस्ट ऑफ बॉक्सेस समझ लें। मैंने इधर बकेट से आपको दिखाया है, और ये 1 2 3 4 5 यूं समझ लें कि उनके ये एड्रेस उसके ऊपर मेंशन है, और नीचे मैंने आपको उन लोकेशंस के लेबल्स लगा के दिखा दिए। फॉर एग्जांपल, लोकेशन 1 पे जो बकेट है, पॉकेट है यूं समझ लें, उसका लेबल है एक्स। ये एक्स क्या है? एक वेरिएबल नेम है, इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। बकेट नंबर 2, लोकेशन नंबर 2 पे जो वैल्यू सेव होगी, जो डेटा सेव होगा, उसका लेबल है वाई। मैं कभी भी जब वाई पुकारूंगा, वाई को कॉल करूंगा, तो बकेट नंबर 2 के अंदर जो कुछ भी वैल्यू होगी वो एक्टिव हो जाएगी, उसको मैं यूटिलाइज कर सकूंगा। ऐसे ही बकेट नंबर 3 है, 4 है और 5 है, इन सबको मैंने डिफरेंट लेबल्स दिए हुए हैं। ये वेरिएबल्स को रेफर करते हैं, ये वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन है ये लेबल्स। आप मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से मैथमेटिक्स में जब कोई आप वर्ड प्रॉब्लम को या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूं कि वो क्या नंबर है कि जिसमें 5 ऐड किया जाए तो जवाब 7 आता है। वो क्या नंबर है जिसमें 5 जब ऐड किया जाए जवाब 7 आता है? तो आप फौरन जो है वो नंबर फर्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लें वो नंबर x है, तो x में 5 ऐड किया जाए, x प्लस 5 बराबर है, क्या हो गया? 7। तो अब आप जब एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको उस वर्ड प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं। ऐसे ही जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप अननोन वैल्यूज या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को यूज कर रहे होते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, लाइकवाइज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिर्फ सी में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वेरिएबल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अच्छा सा समझना होगा। वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जब कोई आप कैलकुलेशंस का काम करेंगे, या आप कोई भी ऐसे प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर जो इनपुट ले रहे हैं आप, वो पहले से नोन नहीं है। यूजर ने, क्लाइंट ने, आपके क्लाइंट ने वो डेटा इनपुट करना है, तो वो आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे किसी ना किसी बकेट में, किसी वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस डेटा को आप मुख्तलिफ तरीकों से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स,
वेरिएबल्स की बात मुख्तसरन की, उसी से एसोसिएटेड ये डेटा टाइप की बात है कि जब आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, तो खुसूसियत से सी लैंग्वेज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ आपको उसकी एक डेटा टाइप भी बतानी होती है। आपको उसकी डेटा टाइप के उसकी टाइप क्या है, किस किस्म का डेटा आप उसमें सेव कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें न्यूमेरिक डेटा सेव कर रहे हैं या नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा से मुराद एक ऐसा डेटा है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी कैलकुलेशन आपने उसके ऊपर करनी है तो ये न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। और न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वो डेटा है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप जस्ट उसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर नॉन न्यूमेरिक किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइक उसके ऊपर उसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप उनको आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, उनको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर और कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं अदर देन न्यूमेरिक ऑपरेशन। न्यूमेरिक के अंदर फर्दर फिर टाइप इंटीजर आ जाती है। इंटीजर मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 6 से आप पढ़ रहे होते हैं कि इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड ऑनवर्ड्स, बगैर पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। और फिर फ्लोट आ जाता है जिसके अंदर पॉइंट वाले नंबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स। और डबल के अंदर हम बात करेंगे कि ज़रा वेटेज ज़्यादा हो जाता है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो डबल वाली डेटा टाइप को आप यूज़ करते हैं। जबकि नॉन न्यूमेरिक के अंदर जो डेटा टाइप है वो हमारे पास करेक्टर है। तो 4 तरह की ये बेसिक डेटा टाइप्स हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब कभी हम वेरिएबल्स का जिक्र करेंगे सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम में, तो उसकी डेटा टाइप हम पहले से बता देंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज आपको ये सहूलत देता है कि आप डेटा टाइप बता दो ताकि गलती से कहीं आप अपने वेरिएबल को किसी कैलकुलेशन में मिस मैन्युपुलेट ना कर लें, मिस इंटरप्रेट ना कर लें। पता चला मैंने न्यूमेरिक पर्पज से उस वेरिएबल को लिया था और मैं उसको नॉन न्यूमेरिक पर्पज में जब यूज करूंगा, तो अगर मैंने डेटा टाइप उसकी जो बताई भी होगी उससे हट के अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँगा, उसको उससे हट के डिफरेंट सेंस में ले रहा हूँगा, तो वो मुझे अलर्ट दे देगा, या फिर मैं खुद ही अलर्ट हो जाऊंगा कि मैंने तो ये वेरिएबल न्यूमेरिक पर्पज से यूज़ किया है, तो ये नॉन न्यूमेरिक वाला ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। तो डेटा को अवॉइडिंग बीइंग मिस मैनिपुलेटेड, मिस इंटरप्रेटेड, हम सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स को लाजमी बताने के पाबंद है कि जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसकी टाइप क्या है, विच टाइप ऑफ डेटा यू विल इनपुट इन दैट वेरिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जब कभी वेरिएबल आपने ले लिया, अब उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है यानी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, या आपने उस वेरिएबल में यूजर से कहना है कि कोई वैल्यू इनपुट करो, ऐसी सूरत में आपने फॉर्मेट बताना होता है कि किस फॉर्मेट में ये वेरिएबल मेरा इंटीजर वाली टाइप का है, तो आप बताएंगे %d फॉर्मेट में डेटा को इनपुट किया जा रहा है या आउटपुट किया जा रहा है। अगर वो फ्लोट डेटा टाइप रखता होगा तो %f आपको बताना होगा। डबल से रिलेटेड %lf है और नॉन न्यूमेरिक की कैफियत में %c है। फ्रेंड्स, मैंने जो आपसे इस वक्त डेटा टाइप डिस्कस की वो सिर्फ बेसिक डेटा टाइप थी, उनमें कुछ वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, लाइक साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। वो जैसे जैसे यूज आएगा वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ चलेगी। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि हमारे इस ट्यूटोरियल का मकसद यह है कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करें, इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड सीखें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जितना कम अल्फाज में इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को बता के प्रैक्टिकल की तरफ ले जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम उसको सीख सकें। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया ये भी बेसिक डेटा टाइप के एतबार से बताएं, इनमें फिर वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकली बात आप जल्दी इंशाल्लाह पिक कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स,
आज के हमारा वीडियो लेक्चर का जो लास्ट मौजू है वो है अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे तो देयर आर 3 others types of operators also exist in C लैंग्वेज, बल्कि C लैंग्वेज तो मशहूर है ऑपरेटर्स की लैंग्वेज की, ठीक है। इसमें अबाउट 45 डिफरेंट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटर्स भी मशहूर है ये। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक और असाइनमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसा कि अपने मीनिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक और डिवीजन के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश है। ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ऑपरेटर क्या कर रहा होता है? ऑपरेटर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द क्वांटिटीज, वेरिएबल्स के ऊपर या कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। तो अब जब मैं आपसे अगर कहता हूं 5+2 करें, तो मुझे कुछ बताना नहीं होता कि करना क्या है, आप प्लस से फौरन समझ जाते हैं क्या करना है। 5 - 3 का मतलब आपको मुझे बताना नहीं होता, माइनस ऑपरेटर खुद सब कुछ बता रहा होता है। तो ऑपरेटर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको 5 ऑपरेटर्स की किस्में बताई, अरिथमेटिक, ये असाइनमेंट, लॉजिकल, रिलेशनल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो फिल वक्त तो हमने अरिथमेटिक को आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है और प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के उसको देखना है। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिक नेचर जो है वो इक्वल साइन है, और इक्वल ऑपरेटर जो है ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और इसका पर्पस क्या होता है कि किसी वैल्यू को जो कि इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे लिखी हुई है, या कोई एक्सप्रेशन जो इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे लिखी हुई है, उसको लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वेरिएबल को असाइन कर देना। और आप देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और असाइनमेंट खुद ब खुद आपको बता रहा है कि असाइनमेंट का सेंस क्या है, पर्पस क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? राइट साइड पे लिखी हुई वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वेरिएबल में असाइन कर देना, ठीक है। इसके अलावा हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, स्टैरिक इक्वल्स टू एंड डिवाइड इक्वल्स टू को भी इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात जहन में रहे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब कोई एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन प्रोसेस होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरतीब में प्रोसेस होती है। और उसमें और एक एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाएगी वो क्या है? स्टैरिक और डिवाइड। अच्छा फ्रेंड्स, एक ऑपरेटर मैंने आज की वीडियो लेक्चर में आपके सामने नहीं रखा, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में शुमार होता है, दैट इज परसेंट ऑपरेटर। परसेंट ऑपरेटर शुमार होता है, दैट इज यूज फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे, और ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आए अब हम सी की आईडी की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमने सी की आईडी ओपन कर ली, और फिर हमने अपना वो प्रोग्राम जो हम बिल्कुल डे 1 से बना रहे हैं उसको ओपन किया हुआ है। आइए हम इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखे उसको अप्लाई करें। studio.h, conio.h, find main void, ये सब एज इट इज रहेंगे, क्लियर स्क्रीन एज इट इज रहेंगे। आज हमने सीखा वेरिएबल्स और उनके साथ उनकी, जब कभी उनको आपने यूज करना है, लाइक अगर मैं 2 नंबर को ऐड करना चाह रहा हूँ, वो 2 फर्जी नंबर x और y हो सकते हैं, उनके रिजल्ट्स को ऐड करके मैं अगर किसी सम वेरिएबल के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इन तीनों वेरिएबल्स के लिए कोई डेटा टाइप चाहिए कि मैं इसमें कौन सी वैल्यू सेव करूंगा, उनकी नेचर क्या होगी। तो फर्स्ट कर ले, हम आज बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को कभी आपने डिक्लेयर करना है तो आपने ये कीवर्ड int यूज करना है। फ्रेंड्स, जहन में रहे कि ये int जो है ये एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। आपने कोई वेरिएबल नेम जब यूज करना है तो उस वक्त आप ये int
नहीं यूज कर सकते, उसको नेमिंग करने के लिए, लेबल करने के लिए। इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे, एरेज है या फंक्शंस है, उनको भी आप डिक्लेयर करते हुए, उनको नेमिंग करते हुए इन मखसूस रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। तो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं 32 से 39 के करीब, जिनको आपने यूज नहीं करना है नेमिंग फॉर एनी वेरिएबल और एरेज और फंक्शन के तौर पे। ठीक है, तो int एक हम x ले लेते हैं और इसको एक वैल्यू भी दे देते हैं शुरू में 7, फिर कॉमा एक y, मुझे इसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, इंटीजर y, int फॉर सबके लिए सेम हो जाएगा, कॉमा डाल डाल के लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 3 और कॉमा हम सम एडिशन को sum में सेव कराएंगे और हम जो है सब्ट्रैक्शन को sub में, हम मल्टीप्लिकेशन को mul में और डिवीजन को div वेरिएबल में सेव कराना चाहेंगे। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं ये जो printf वेलकम लिखा हुआ है। फ्रेंड्स कभी कभी ये जो इससे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट्स की हमने बात की थी, अब मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको कमेंट में कर देता हूं। मुझे लग रहा है कि वक्ती तौर पे इसको डिलीट भी नहीं करना चाहिए, शायद ये मेरे किसी काम आ जाए और इसके इफेक्ट को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल भी नहीं करना चाह रहा हूं। तो इस मकसद के लिए भी कभी कभी हम किसी स्टेटमेंट को कमेंट में डाल देते हैं कि वो वक्ती तौर पे उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो एक कमेंट का मकसद डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन इस वक्त मैंने कमेंट जो किया इसलिए कि वक्ती तौर पे मुझे इसका यूज नहीं था, लेकिन अभी अचानक मुझे इसका सेंस बनना है, मुझे यूज समझ में आ रहा है, मैं इसको कमेंट से हटाता हूं और मैं एक हेडिंग के तौर पे इसको यूज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कोटेशन मार्क में जो कुछ है ये एज इट इज डिस्प्ले होना है। अगर मैं क्या ही अच्छा हो, इससे पहले एस्केप सीक्वेंस यूज कर लूं \n\t ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो, एक टैब स्पेस के बाद ये हेडिंग डिस्प्ले हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस की ये हेडिंग हो गई। इसके बाद अब मैं बारी बारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं। print, बिल्कुल स्पेलिंग का ख्याल रखना है। प्रिंट एफ, आपने ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर कोटेशन मार्क लगाई। अब जरा ध्यान से जरा सी नई बात तो सीखिएगा, sum सम बराबर है, मैं लिख रहा हूं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो भी आपने सीखा। ये कोटेशन मार्क पे जो कुछ है ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाती है। इसपे आप जो कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है, उसको किस लोकेशन पे किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ये इस कंट्रोल स्ट्रिंग में बताते हैं। तो सम और ये इक्वल का निशान ये तो एज इट इज डिस्प्ले होगा, लेकिन जब कभी कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा तो ये कोटेशन के मार्क के बाद, कॉमा के बाद ये ढूंढेगा किस वेरिएबल की वैल्यू को इस %d की जगह पे डिस्प्ले करना है। तो यहां पर मैं x प्लस y की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं, x प्लस y का रिजल्ट इस %d की जगह पे डिस्प्ले हो जाए। ये मैंने सेमीकोलन फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेटर डिस्प्ले कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ये तो इस ऑपरेशंस के वर्ड के फौरन बाद आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं इधर भी एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेता हूं \n\t, ताकि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन वाली बात जब खत्म हो, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो और टैब स्पेस के बाद ये चीज नजर आए। अच्छा, अब बजाय इसके कि बार बार मैं टाइप करूं, मैं वक्त बचाता हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया इसको और एडिट में जाके कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट से भी किया जा सकता है, शॉर्टकट नजर आ रहा है। और पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं, वरना ये पेस्ट कर दीजिए। तो अब मैंने सम के बाद सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, मैंने इसी को चेंजेस कर रहा हूँ sub। जब कॉपी पेस्ट करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि फिर उसमें आमतौर पे हमसे मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो या सही से आप एडिट नहीं करते हो तो कॉपी पेस्ट सिर्फ वो लोग करें जो उसमें फिर प्रॉपर एडिटिंग कर ले रिक्वायरमेंट के मुताबिक। शिफ्ट इंसर्ट प्रेस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम बात कर लेते हैं mul मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमने
प्लस की जगह स्टैरिक लगा देना है और इसके बाद अगेन शिफ्ट इंसर्ट और बैक स्लैश बैक। सम के बाद हमारा div है। डिवीजन के लिए जहन में रहे कि जब कभी डिवीजन होगी तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, लाइकवाइज इन प्रोग्रामिंग भी डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ तो हमने x और y की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यूज ही दी हुई है, यहाँ हमने ख्याल रखा है। लेकिन जब हम लाइव प्रोग्रामिंग लाइव डेटा इनपुट कर रहे होंगे, यूजर से कह रहे होंगे डेटा कोई भी दो और मैं डिवीजन करके दिखाता हूं, तो यूजर के इनपुट को हम आगे चेक करना भी सीखेंगे कि अगर उसने जीरो नहीं दिया है तो फिर तो डिवीजन करे, वरना वो उसको रिफ्यूज कर दे कि भाई डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। वरना क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो रन टाइम एरर में चला जाएगा और वो हैंग हो सकता है आपका आउटपुट। ये डिवीजन के लिए बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है? जी हाँ, फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना है। बैक स्लैश सिर्फ एस्केप सीक्वेंस में यूज होती है। बैक स्लैश बैक साइड से स्टार्ट हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, और फॉरवर्ड स्लैश आगे से शुरू हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है। ये आपको अपने लिए कोई भी निशानी रख ले, लेकिन ये याद रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। अब एक आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने, ये देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हेडिंग, और सम बराबर है 10। 7 और 3 की वैल्यू का सम हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए 7 माइनस 3 हुआ, मल्टीप्लीकेशन के 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, डिवीजन के लिए 7 डिवाइडेड बाय 3। अरे आप तो कैलकुलेटर में 70 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर कुछ और देखते हैं, ये 2 क्यों दिखा रहा है? जी हाँ, कैलकुलेटर में तो आपको 2.33 समथिंग मिलेगा, लेकिन यहां हम क्योंकि डिवीजन कराने के बाद उसको, और ये इंटीजर नंबर्स की डिवीजन है, तो जवाब भी सिर्फ इंटीजर जितना पार्ट आएगा, पॉइंट के बाद का हिस्सा नहीं दिखाया जाएगा। यहां फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात दिखा दूं कि ये लिखा हुआ है MUL लिखे होने से मल्टीप्लीकेशन नहीं परफॉर्म हो रही, ये स्टैरिक का जो ऑपरेटर है ये बता रहा है मल्टीप्लीकेशन। फर्ज कर ले ये मैं स्टैरिक लगाने के बजाय गलती से प्लस का निशान लगा देता हूं, तो अब देखिए आउटपुट क्या होगा। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में वो क्या आपको दिखा रहा है? 10 दिखा रहा है, वो तो एडिशन कर रहा है वहां पे। जी हां, अगर आप फार्मूले की कोई मिस्टेक कर देते हैं, लॉजिक की कोई गलती कर देते हैं, तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वो एरर आपको नहीं बताता। ये गलती का आपको ख्याल खुद रखना है। और ये तो 7 और 3 ऐसी वैल्यूज थी, हमें पता था कि मल्टीप्लीकेशन का जवाब तो 21 आना होता है, तो ये इसने 10 दिखाया है, दिस मीन्स हमसे कहीं फार्मूला लगाने में गलती हुई है। तो लॉजिकल मिस्टेक्स को हम नॉर्मली इसी तरीके से चेक करते हैं कि वो वैल्यूज जिनके ऊपर हमें आउटपुट मालूम होता है उनको प्लेस करके, या डमी डेटा जिसकी वैल्यूज आउटपुट की हमें नोन हो उसको डाल के चेक करते हैं कि कहीं लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं रह गई हमारे प्रोग्राम में। क्योंकि एक मिस्टेक कहलाती है सिंटेक्स मिस्टेक, सिंटेक्स की गलती, सिंटेक्स एरर। ये वो एरर है जैसे मैंने कोटेशन मार्क इधर स्टार्ट में लगाया और इधर लगाना भूल गया। ये मैं अभी देखिए डिलीट करता हूं। अब वो क्या देगा जब मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए ये मुझे 2 एरर्स बता रहा है, और प्रेस एनी की करने की सूरत में वो मुझे बताएगा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, फंक्शन कॉल मिसिंग। ये मुझे इस लाइन के ऊपर मार्क करके बता रहा है। तो बहरहाल मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट को टर्मिनेट कर दिया। ऐसे ही अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाए तो इसी सूरत में भी वो आपको, ये देखें एरर कह रहा है, एक एरर, और ये बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमीकोलन आपने नहीं लगाया है। ये मैंने सेमीकोलन लगा दूंगा इधर, ये। लेकिन आपने देखा फार्मूले की मिस्टेक उसने नहीं बताई। अच्छा फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जान लिया कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं, यानी ये लेबल एक तो नजर आ रहे हैं आपको, कॉमा डाल डाल के जितने हमने लिखने लिख दिए, अगर सारे के सारे इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। फ्लोट और डबल या कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। इन वेरिएबल्स को हमने सबको इंटीजर डेटा टाइप देनी थी, तो एक ही INT कीवर्ड लिखा और कॉमा डाल के लिस्ट कर दिया। इन 2 की वैल्यूज हमें स्टार्ट में देनी थी। अभी हमने इनपुट हमने रन टाइम पे नहीं सीखा है कि यूजर कैसे इनपुट दे और कैसे उसको प्रोग्राम में शामिल करना है।
लिहाजा ये मैंने शुरू में आपको असाइन करके इधर दिखा दी, जबकि सम और सब, एम मल और DIV इन वेरिएबल्स की वैल्यूज इधर प्रोसेस होके कैलकुलेट हुई हैं और फिर वो इधर डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, ये एक बात जहन में देखिए, मैंने तो दूसरे सेंस में प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की थी, आप देख रहे हैं मैंने तो सम वेरिएबल को यूज ही नहीं किया है। ये जो कोटेशन मार्क के अंदर सम, सब, मल और DIV लिखा है, तो इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया वक्त बचाने के लिए। मैंने डायरेक्ट इस x प्लस वाई का जवाब इस %d वाली जगह पे लिखा है। तो इस वक्त अगर आप इन वेरिएबल्स को रिमूव भी कर दें तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अभी सम, सब, मल और DIV वेरिएबल को यूज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया x प्लस वाई की वैल्यू को %d में डिस्प्ले कर दिया, x माइनस वाई को %d में। हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इस तरह के मजीद कुछ वेरिएबल्स को यूज करेंगे, इधर फिल वक्त उसको यूज नहीं किया हमने, डायरेक्ट इस एक्स। अच्छा, मैं एक आपको करके भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब आप इस सेंस में तो समझ गए प्रोग्राम को। अब ये देखिए, मैं लिखता हूं SUM सम, यहां पर मुझे सम वेरिएबल ले आता हूं दोबारा, कॉमा डाल के सम, और मैं लिखता हूं सम बराबर है x प्लस वाई सेमीकोलन। अब ये देखिए x प्लस वाई की वैल्यू पहले सम वेरिएबल को असाइन हो रही है। अब इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूं कि सम, या इधर और भी वेरिएशन आपको दिखाता हूं, मैं लिख देता हूं ADDITION एडिशन। मैं आपको असल में ये सेंस डेवलप करना चाह रहा हूं कि ये सम लिखने से सम नहीं होगा, ये वेरिएबल नेम भी सम की जगह अगर आप इधर ADD ऐड लिख दें या आप J लिख दें या C लिख दें, उससे भी ये प्रोग्राम दुरुस्त रहेगा। असल तो सम इस प्लस ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। तो x प्लस वाई बराबर है, अब x प्लस वाई की वैल्यू इधर डिस्प्ले कराने के बजाय जो कुछ इधर सम में कैलकुलेट होकर सेव हो चुका है उसकी वैल्यू इधर डिस्प्ले होगा। ये सम इधर कैलकुलेट हुआ, x प्लस वाई कैलकुलेट हुआ, उसने वैल्यू सम को असाइन की और ये सम वेरिएबल की वैल्यू %d लोकेशन पे आके डिस्प्ले हो रही है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, कि इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू को डिस्प्ले करना है सम वेरिएबल की वैल्यू में। बाकी मैंने इधर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वेरिएबल को यूज नहीं किया इधर, ये मैंने आपको यूज। अब देख लीजिए प्रोग्राम के आउटपुट को, देखिए एडिशन बराबर है 10 लिखा आ रहा है, सब 4 मल्ट 21 डिवीजन 2। अच्छा, अब आपको एक सेंस और दे देता हूं, ये देखिए 7 की जगह आप 10 लिख लीजिए, तो ये देखिए 10 प्लस 3 13, 10 माइनस 3 7, 10 3 is 30 और 10 डिवाइडेड बाय 3 3.333 होता है, लेकिन क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है, दोनों नंबर इंटीजर थे, जवाब भी सिर्फ इंटीजर हालत में ही आया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा नहीं आया। अच्छा फ्रेंड्स, ये बात जहन में रहे कि अभी तो प्रोग्राम आपके जहन में यही आएगा, अभी तक जहन में यही आ रहा होगा कि प्रोग्राम बनाने का क्या फायदा हुआ। ये 10 और 3 तो मैं जबानी भी इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता था। तो फ्रेंड्स जहन में ये बात रहे कि अभी तो हम पहले से इन वैल्यूज को जानते थे, जब हम जरा और आगे बढ़ेंगे, इनपुट लेना सीख लेंगे, तो यूजर आजाद होगा, वो एक्स की वैल्यू कुछ इंटर करे, वाई की कुछ इंटर करे, उसके ऊपर फौरन आउटपुट विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। और बड़ी बड़ी वैल्यूज हो तो फिर आपको भी कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए अगर प्रोग्राम बना ले आप, तो जैसे ही आप वैल्यूज कंप्यूटर में इस प्रोग्राम में सप्लाई करेंगे, वैसे ही क्विकली आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मजीद रिकॉल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।